प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जयेंद्र और आज इस कार्यक्रम में जिस विषय को लेकर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भी है और रोचक से भी ज्यादा हमारे और आपके लिए प्रेरक होगा, क्योंकि अतीत में ऐसा बहुत कुछ रहा है जो शायद हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं या उनका उतना उल्लेख नहीं हो पाया या नहीं किया गया जितना होना चाहिए था। लेकिन अब आजादी का अमृत महोत्सव जब हम मना रहे हैं, इस दौर में वो तमाम हमारे इतिहास के अनछुए या अनजान पहलू जो हैं वो हमारे समक्ष आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं इसके लिए प्रेरणा बनते हैं। मन की बात में भी उन्होंने उसका जिक्र किया है, बहुत बार किया है, और इस बार खास जो जिक्र किया श्रोताओं, उन्होंने वो राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस की, यानी 15 नवंबर को पिछले वर्ष जो पहला राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, जो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाया गया और अब हर साल उसे मनाया जाएगा। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में जिक्र किया हमारे आदिवासी क्रांतिवीरों का, तो हमें ये उत्सुकता हुई और ये प्रेरणा भी मिली कि क्यों ना हम इसके बारे में ही पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में इस अंक में चर्चा करें, कुछ जाने, नए तथ्य, नई जानकारियां, नई प्रेरणाएं हम सबको मिले। और इसी कोशिश में हमने संपर्क किया है श्री राम तिवारी जी को। श्री राम तिवारी जी भोपाल में हैं, मध्य प्रदेश में, और वहाँ से हम सीधे फोन लाइन के जरिए उससे जुड़ रहे हैं, जो बहुत ही प्रतिष्ठित लेखक हैं, संपादक हैं, संस्कृति कर्मी हैं, बहुत कुछ हैं। और इस क्षेत्र में खासतौर पर आदिवासी या जनजातीय जो संस्कृति है हमारी, उस संदर्भ में और उस क्षेत्र में उनका बहुत महत्वपूर्ण काम है। आइए सबसे पहले स्वागत करें श्रीयुत श्री राम तिवारी जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार जी। हमें बहुत खुशी है, आपने इतना कुछ काम किया है मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, और आप मध्य प्रदेश शासन में तो संस्कृति और जनजातीय कल्याण विभाग में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार में भी आपने कार्य किया। सेवानिवृत्त होने के बाद 2 साल तक मैं छत्तीसगढ़ सरकार में संस्कृति, पुरातत्व और पर्यटन के सलाहकार के रूप में काम करता रहा। जो मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय की जो परिकल्पना और उसकी स्थापना हुई, उसमें भी आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है जी। तो हमें बहुत खुशी है तिवारी जी कि आज आपसे बात करने का हम सबको अवसर मिल रहा है और इस बातचीत के सिलसिले को हम आरंभ करें। लेकिन उससे पहले आपकी अनुमति लेकर मैं प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात का वो अंश भी श्रोताओं को एक बार पुनः सुनवाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने बड़े ही श्रद्धा भाव से भगवान बिरसा मुंडा और ऐसे प्रसंगों का उल्लेख किया था, और उसमें भी खासतौर पर जो मानगढ़ पहाड़ी है राजस्थान और गुजरात के सीमा पर, और जहां वो खुद गए थे कार्यक्रम में, उसका भी विशेष तौर पर उन्होंने उल्लेख किया। तो ये सब कुछ आज हम जानेंगे, लेकिन पहले हम सुन लेते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात का वो हिस्सा। मेरे प्यारे देशवासियों, नवंबर महीने में 15 तारीख को हमारा देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। आपको याद होगा, देश ने पिछले साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के दिन आदिवासी विरासत और गौरव को सेलिब्रेट करने के लिए ये शुरुआत की थी। भगवान बिरसा मुंडा ने अपने छोटे से जीवन काल में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लाखों लोगों को एकजुट कर दिया था। उन्होंने भारत की आजादी और आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। ऐसा कितना कुछ है जो हम धरती आबा बिरसा मुंडा से सीख सकते हैं। साथियों, जब धरती आबा बिरसा मुंडा की बात आती है, छोटे से उनके जीवन काल की तरफ नजर करते हैं, आज भी हम उसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और धरती आबा ने तो कहा था, ये धरती हमारी है, हम इसके रक्षक हैं। उनके इस वाक्य में मातृभूमि के लिए कर्तव्य भावना भी है और पर्यावरण के लिए हमारे कर्तव्यों का एहसास भी है। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया था कि हमें हमारी आदिवासी संस्कृति को भूलना नहीं है, उससे रत्ती भर भी दूर नहीं जाना है। आज भी हम देश के आदिवासी समाजों से प्रकृति और पर्यावरण को लेकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथियों, पिछले साल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मुझे रांची के भगवान बिरसा मुंडा म्यूजियम के उद्घाटन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं युवाओं से आग्रह करना चाहूंगा कि उन्हें जब भी समय मिले वे इसे देखने जरूर जाएं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि 1 नवंबर मैं गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पर मौजूदा मानगढ़ में रहूंगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और हमारी समृद्ध आदिवासी विरासत में मानगढ़ का बहुत ही विशिष्ट स्थान रहा है। यहाँ पर नवंबर 1913 में एक भयानक नरसंहार हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने स्थानीय आदिवासियों की
निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी थी। इस जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व गोविंद गुरु जी ने किया था, जिनका जीवन हर किसी को प्रेरित करने वाला है। आज मैं उन सभी आदिवासी शहीदों और गोविंद गुरु जी के अदम्य साहस और शौर्य को नमन करता हूँ। हम इस अमृत काल में भगवान बिरसा मुंडा, गोविंद गुरु और अन्य स्वतंत्र सेनानियों के आदर्शों का जितनी निष्ठा से पालन करेंगे, हमारा देश उतनी ही ऊंचाइयों को छुएगा। तो श्रोताओं, आपने भी सुना, और तिवारी जी आपने तो खैर पहले भी सुना और आप इस बारे में चर्चा भी करते रहते हैं, लेकिन हमें उत्सुकता है इस बात को लेकर जानने की कि आखिर ये मानगढ़ पहाड़ी का जो संदर्भ है, ये बड़ी एक इतिहास के पन्नों में दबी जानकारियां रही हैं जो धीरे धीरे हम सबके सामने आ रही हैं, यानी आज की पीढ़ी के सामने आ रही हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तिवारी जी, जो आदिवासी क्रांतिवीरों की जो क्रांति की ज्वाला जब से प्रस्फुटित हुई और लगातार प्रज्वलित रही स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, अगर समग्र रूप में देखें तो आप इसका किस रूप में उल्लेख करना चाहेंगे? देखिए कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम में जनजातीय प्रतिरोध की एक अहम और दीर्घ प्रभावकारी भूमिका रही है जी। अंग्रेजी हुकूमत और उसके देशी जमींदार, भूपति, श्रीमंतों आदि के वफादार गठजोड़ द्वारा जंगल, वनस्थलों की भू संपदा और जनजातीय समाजों का हक हिस्सा दबाते चले जाने के कारण प्रतिरोध और बाद में असंगठित और संगठित विद्रोह की जो सिलसिला चालू हुआ, उसका श्रेय अंग्रेजों को और उनके जो साथी गठजोड़ के जो लोग थे, भूपति लोग थे, जमींदार लोग थे, उनको जाता है। लेकिन सबसे पहले जो आंदोलन का सिलसिला जो चालू हुआ है वो 1763 में माना जाना चाहिए। अच्छा। जब ये सन्यासी फकीर विद्रोह आरंभ हुआ। सन्यासी फकीर विद्रोह का नेतृत्व देवी चौधरानी ने किया, जिसका जिक्र आनंद मठ में बंकी बाबू भी करते हैं, और उनके साथ साथ चिराग शाह, मजनू शाह, फिरागुल शाह और कई लोग हैं, भवानी पाठक हैं। इस तरह से हिंदू और मुस्लिम समुदाय के सभी लोगों ने इसमें उल्लेखनीय भागीदारी की है। जो सन्यासी के नाम से, फकीर के नाम से, जनजातीय भागीदारी के रूप में वो सब लोग शामिल रहे, और उन्होंने बंगाल में और जो पूर्वी बिहार है उस इलाके में अंग्रेजों को बुरी तरह से परेशान किया, तो कई जगह वो पराजित भी किया उन्होंने जी। जो बहुत उल्लेखनीय जो योगदान रहा या आंदोलन जो रहे हैं 1763 से लेकर 1947 तक, लगभग 61 आंदोलन हिंदुस्तान में हुए हैं। अच्छा। जिसमें ढलभूम है, रोशनाबाद है, संदीप है, मियामारिया है, हलवा विद्रोह है, पहाड़िया, चेरो, गंजाम, ढील, कोल है, अबोर है, खोंड है, बिरसा मुंडा का जबरदस्त आंदोलन मुंडा विद्रोह है, भूमकाल विद्रोह, गारो कोई आंदोलन है, जयंतिया, कुकी, मोरिया, गोंड, रामोशी, नागा, लुशाई आदि लगभग 61 आंदोलन हैं, विद्रोह कहे जा सकते हैं, जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उल्लेखनीय अपनी भागीदारी की है। अच्छा तिवारी जी, चूंकि आपने जिक्र किया 1763 और उसके आसपास का और तब से लेकर 1947 तक का, एक संदर्भ मुझे याद आता है जिस तरह से बहुत पहले एक नाम जो उभर कर आता है, अंग्रेजों के खिलाफ 1770 में स्वतंत्रता संग्राम का जो बिगुल फूंका था आदिवासी क्रांतिवीर बाबा तिलक मांझी। दरअसल वो समय भी ऐसा था, 1750 में देखिए बंगाल में जंगल महल क्षेत्र था, या 64 में संथाल परगना, छोटा नागपुर, ये सारा ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ चुका था, और इसके साथ ही जो स्थानीय वनवासी थे हमारे समाज के लोग, उनका बेइंतहा शोषण जो है वो आरंभ हो गया था। और ये भी एक बड़ी दुखद स्थिति हुई कि 1770 में बंगाल में इतना भयंकर अकाल पड़ा था जब 1 करोड़ से भी ज्यादा बताते हैं लोगों की मृत्यु हो गई थी। ऐसे हालत में भी कंपनी की कोशिश ये थी, वो जबरन वसूली करती थी। तो ये बड़ी विकट स्थिति थी, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग के लोग हों, और हमारे ये जो वनवासी थे, हमारे आदिवासी थे, वो तो वैसे भी इस तरह से कहना चाहिए कि एक दिन प्रतिदिन संघर्ष वाली जीवन को जीने के लिए मजबूर थे। तो ये वहां से कहीं से शुरुआत होती है। तिलका पहाड़िया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है ना, तिलक मांझी को। तिलका मांझी, हाँ, खास करके तिलका मांझी 1785 में इन्हें फांसी दी गई थी। जी जी हाँ, वो फांसी भी नहीं दी गई है, बल्कि इन्होंने गोफन से अंग्रेज बहादुर का कहना चाहिए ना कि उनको अल्लाह का प्यारा बनाया था, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया और घोड़े से बांधकर बहुत लंबी दूर तक इनको ले जाया गया। अच्छा, घसीटा गया इन्हें? हाँ, घसीटा गया, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इनके साथ हादसा हुआ। तो बाबा तिलका मांझी जो है वो एक जबरदस्त उनका योगदान रहा है। अच्छा, फिर ये भी याद करने की जरूरत है कि सभ्य समाज में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए तो बहुत बाद में प्रयास शुरू हुए, जिसका मैंने पहले जिक्र किया जी, कि सन्यासी फकीर विद्रोह हो, ये दोनों माने हिंदू सन्यासी भी उसमें शामिल है और मुस्लिम फकीर भी शामिल है। ठीक इसी तरह से बाबा तिलका मांझी का नेतृत्व जो है वो वन भूमि की रक्षा के लिए और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, इसको भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि
वनवासी जो लोग हैं वो भी जो देश की जो एकता है, सामाजिक जो एकता है, सद्भाव है, उसके लिए वो सहज रूप से उसमें सक्रिय थे। तिवारी जी, एक चीज तो देखिए ये बड़ी स्पष्ट है और इस बात को मुझे लगता है कि ये समाज बहुत अच्छी तरह जानता था, क्योंकि वो उस दौर में भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो, बाद में जिस तरह से उसमें भी धर्म परिवर्तन हुए, लेकिन इनको इस बात का बहुत गहराई से एहसास था और इस बात को मानते थे कि उनके पुरखे जो हैं वो एक ही हैं, वो एक ही पुरखों की संतान है। किन्हीं परिस्थिति विशेष में किसी ने कुछ अन्य धर्म अपना लिया वो एक अलग बात है, लेकिन उनके संस्कार और संस्कृति जो है वो एक ही थी। तो यहाँ धर्म बहुत मायने नहीं रखता था, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव की बात भी इतनी मायने नहीं रखती थी, इसलिए वो बहुत नजदीक थे, एक दूसरे के निकट थे सांस्कृतिक तौर पर। जी जी, तो ये बाबा तिलका मांझी का जो आंदोलन है जी, इस तरह से सबसे बड़ी बात जिसको ध्यान देना चाहिए कि जनजातीय समाज में और देश भर में जो देश के लिए, परंपरा के लिए, अपनी जमीन के लिए जो चेतना थी उसका सम्मान हमेशा किया जाना चाहिए। अब जैसे 1848 से लेकर 1866 तक गारो लोगों का विद्रोह हुआ असम में, असम के ग्वालपाड़ा जिले में, तो ये भी बड़े मजेदार बात है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बीच में रोक रहा हूँ इसलिए क्योंकि उस पक्ष को लेकर भी हम थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि वहां तो नाम भी और कई सारे हैं। जिस तरह से आपने असम का जिक्र किया, नागालैंड की महानायिका के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उन्होंने तो 1932 में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत की थी, रानी गाइदिन्ल्यू। हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम इस देश के उन क्रांति वीरों को याद कर रहे हैं जो हमारे जनजातीय समाज से जुड़े रहे। और ये बात पिछले 50 साल या 100 साल पुरानी नहीं है, ये कहानी शुरू होती है कहीं न कहीं 1760, 62, 63 या 70 के आसपास, जब पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने नियंत्रण में चीजों को ले लिया था और उस नियंत्रण में हमारे आदिवासी समाज के लोग बहुत ज्यादा शोषित हो रहे थे और तब उन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया था उस सत्ता के खिलाफ जो ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधित्व यहाँ करता था इस धरती पर, यानी भारत में। उस संदर्भ में श्री राम तिवारी जी से हम आज चर्चा कर रहे हैं, जो बहुत ही प्रख्यात लेखक और संपादक और संस्कृति कर्मी है। तिवारी जी, आप आसाम के क्रांतिवीरों की, ऐसे आदिवासी क्रांतिकारियों की बात कर रहे हैं। रानी गाइदिन्ल्यू की बात भी जैसे उनका जिक्र हुआ है, जो मात्र 13 साल की उम्र में संघर्ष की शुरुआत की थी, 14 साल तक तो वो जेल में रही। मैंने सुना है कि 1946 में जब देश में अंतरिम सरकार बनी तब जाकर उनको वहां जेल से रिहा किया गया। बिल्कुल, और इसके बाद भी रानी ने जीवन पर्यंत अपने अनुयायियों को विदेशी संस्कृति और उसके आचार विचार से के शिकंजे से बचाए रखने के लिए वो सक्रिय रही जी। तो ये बड़ी बात है। और 17 वर्ष की उम्र से ही वे तो अपने कबीले की रानी बनी और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने संग्राम छेड़ दिया। अच्छा। और लगातार, जैसे उनके पास एक जो ध्यान देने वाली बात है कि एक तो जो उनके साथी जो थे, लगभग 4000 खूंखार नागा साथियों की बटालियन थी उनके पास। अच्छा। जो गुरिल्ला युद्ध में भी प्रशिक्षित थे। और रानी ने चूंकि अंग्रेजों के नाक में दम भी कर रखा था, तो उन पर पकड़वाने के लिए बाकायदा इनाम की घोषणा भी की गई। और तमाम जो अंग्रेजों के गुप्तचर है वो उन्होंने छोड़ रखे थे। कुछ नागा समाज के लोग थे, कुछ दूसरे लोग थे, पुलिस थी, तो उन्होंने रानी को गिरफ्तार करने के लिए किया। और जब रानी किला बनवाने के लिए अपनी व्यस्त थी, तब उन्होंने हमला किया रानी के साथियों पर, रानी पर, और उसी वक्त उनको गिरफ्तार किया गया। लगभग ये 17 अक्टूबर 1932 का मामला है जी। मुकदमा भी चला और आजीवन कारावास की सजा उन्हें दी गई और उनको मुक्त कराने के लिए जो प्रयास किए गए, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। और आखिरकार जब देश आजाद हुआ 1947 में, तभी रानी गाइदिन्ल्यू को अंग्रेजों की जो काल कोठरी है उससे मुक्ति मिल पाई। और जैसे मैं जो जिक्र कर रहा था गारो लोगों के विद्रोह का जी, तो वो भी बहुत थोड़ा दिलचस्प भी है कि गारो लोग जो हैं अंग्रेजों को पसंद बिल्कुल नहीं करते थे, शाम का सारा ये जनजाति समाज है जी। और उन्होंने कई बार जो है अंग्रेजों पर हमले भी किए। तो एक बात वो जो करते थे कि गारो लोग जो हैं अंग्रेजों को पर हमले भी करते थे और उनकी गर्दन काट के अपने साथ ले जाते थे। अच्छा। तो लोगों ने जानने की कोशिश की कि भाई ये क्यों करते हैं ऐसा। तो गारो लोगों का जो विश्वास था कि उनके जो पूर्वज हैं वो स्वर्ग में हैं, लेकिन उनके पास की सेवा करने वाले नौकर चाकर नहीं है। तो अंग्रेजों की जो गर्दनें उन्होंने काटी हैं वो इस भाव में काटी कि वो वहां जब जाएंगे तो स्वर्ग में जाके वो उनके पूर्वजों की सेवा करेंगे। अच्छा। उनके लिए नौकर चाकर का काम करेंगे। अच्छा। तो ये भी एक दिलचस्प तथ्य है। अच्छा, जो गारो आंदोलन की बात आप कर रहे हैं, वहाँ स्थानीय स्तर पर जो ब्रिटिश सत्ता की तरफ से किस तरह की चुनौतियां मिल रही थी उनको, या क्या ऐसी दुश्वारियां थी जिसकी वजह से इस तरह के सशस्त्र विद्रोह के लिए लोग मजबूर हुए? ये तो खास करके तो ये जो भूमि
कि जो बंदोबस्त वाला जो विषय था, अंग्रेजों ने उसके बहाने टैक्सेशन के जरिए और अवैध उत्खनन करके और वन संपदा की कटाई करके, क्योंकि वो यहाँ से बहुत ही जो मूल्यवान वन संपदा है जी, उसको भी वो इंग्लैंड में भेजने का काम करते थे और यहाँ भी उसका लूटपाट, मतलब ये कि वो जनजातीय समाज के पास पैसा तो होता नहीं था, समृद्ध भी नहीं थे वो, लेकिन उनको भी गरीबी के बावजूद उनको लूटने का और उनपे कई तरह के अत्याचार करने का, उनसे सेवा टहल करवाने का एक तरह के जबरदस्त चक्र वो चलते रहे। और फिर आखिर में जो उनके सरदार थे कासानी गारो, अच्छा, तो राजस्व वसूल करने के लिए अंग्रेजों ने उनका सिर काट दिया था। तो उसके बाद फिर लगभग 7 बार आक्रमण करके गारो लोगों ने भी 44 अंग्रेजों को मार डाला। और फिर जाहिर है कि अंग्रेजों के पास, अंग्रेजी हुकूमत के पास साधन और सेना सब समृद्ध थे वो लोग जी, तो उन्होंने फिर घेरा डालकर लगातार जो है इनको गिरफ्तार भी किया। और मेमन सिंह जिले में, जो अब संभव था, मेरा ख्याल है कि वो बांग्लादेश में थे, अच्छा, तो वहाँ भी बड़े हमले हुए, गारो लोगों ने हमले किए और फिर इनको नेस्तनाबूद करने का काम अंग्रेजों ने किया। अच्छा तिवारी जी, एक चीज तो है देखिए कि चूंकि जिस तरह की क्रूरता या निर्दयता ब्रिटिश सत्ता के सिपाही या सैनिक दिखाते रहे, जैसे को तैसे की सोच के साथ उसी तरह का जवाब देने की कोशिश जो है हमारे इन क्रांतिवीरों ने भी किया। ये तो हो सकता है एक कहावत में वैसे ही कहीं प्रचलन में आ गया होगा कि गर्दन इसलिए काटते हैं कि भाई वो सेवा करेंगे वहां जाकर स्वर्ग में पुरखों की, लेकिन वो जो एक, क्योंकि उनके मन में जो गुस्सा होता था, आक्रोश होता था, और यहाँ बहुत सारे कारण थे। देखिए आपने जैसे जिक्र किया, एक मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कारण एक तो ये था कि जिस पर जीवन उनका आधारित था, यानी वन और वन संपदा, और उस पर ये उसको हथियाने में, उसका दोहन करने में, उसको नष्ट करने में जब ये उस समय की सत्ता इस तरह से संलिप्त हो गई, तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में इन्होंने इस तरह के क्रांतिकारी कदम उठाए और वो मजबूरी हुई। लेकिन एक चीज और है, मजबूरी में था जी, लेकिन एक चीज तिवारी जी मुझे और लगती है, क्योंकि ये तो उनके आर्थिक या भौतिक जो साधन थे उसको नष्ट किया जा रहा था, इसलिए दूसरा एक चुनौती, और इस बात को लेकर वो बहुत अंदर तक आहत हो रहे थे कि उन्हें उनकी संस्कृति से वंचित करने की कोशिश हो रही थी। संस्कृति में भाषा, उनका धर्म, उनका जीवन शैली, उनका आचार व्यवहार, उनका रहन सहन, क्योंकि जिस तरह से एक कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से इन क्षेत्रों में जो कि वनवासी या आदिवासी क्षेत्र रहे हैं, वहां धर्म परिवर्तन के प्रयास जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके माध्यम से आए मिशनरीज लगातार कर रहे थे। पूर्वोत्तर में इस तरह के बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे या और भी क्षेत्रों में मिलेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं जो एक आस्था की बात होती है उसको चोट पहुंचती है, तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है, जैसा कि हमें बहुत साफ साफ उदाहरण और मामलों में भी हमें देखने को मिलता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण रहा होगा मुझे लगता है। निश्चित रूप से, बल्कि बिल्कुल सुविचारित तरीके से अंग्रेजों ने और उनके जो इतिहासकार हैं या उनके चर्च के जो लोग हैं जो शामिल थे, उन्होंने पूरा विचार करके पूरी योजना के साथ सुनियोजित तरीके से जनजातीय समाज पर सब तरह के हमले करना शुरू किए। उनका जो धर्म परिवर्तन वाला विषय है वो भी एक जबरदस्त है। और जो लगभग 1905 के आसपास रसेल हीरालाल इतिहासकार हुए, हीरालाल तो हिंदुस्तान के थे और रसेल अंग्रेज थे जी। इन्होंने ये लगभग सबसे पहली बार ये प्रयास किया कि जनजातीय समाज के जो लोग हैं उनका हिंदुओं से कोई संबंध नहीं है, और उनने इस बात को स्थापित करने का दुष्प्रयास भी किया। वो किताबें मिलती भी हैं और हम लोगों ने उसको, जब मैं बनिया प्रकाशन में नौकरी करता था तो हमने उसको रसेल हीरालाल के वॉल्यूम को छापा भी है, अच्छा, ताकि समाज को ये अंदाज रहे कि किस इस तरह पे इनके षड्यंत्र चल रहे थे। तो ये एक, जैसे अब हिंदू समाज ही है उसको भी बांटने की कोशिश की गई इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात है कि जैसे वन संपदा और सबकी जो बात है, क्योंकि अंग्रेज जब हिंदुस्तान आए तो उन लगभग जैसे हिंदुस्तान पर वो उपकार करने के लिए आए हुए हैं। हिंदुस्तान को, जैसे वो नीरज चौधरी और वीएस नायपाल जिनको नोबेल प्राइज भी मिला, तो वो ये कहते थे कि हिंदुस्तान जो है वो अंधेरे का क्षेत्र है जिसके उद्धार के लिए अंग्रेज बहादुर हिंदुस्तान आए जी। तो ये सारा जो झूठ है, हम लोग मैं भी फिलहाल महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ में काम कर रहा हूँ जी जी। तो इसमें विक्रमादित्य, उनका समय और भारत विद्या, ये मेरा मुख्य थीम है। अच्छा। तो किस तरह से हमारे समाज को बांटने के लिए जो, चाहे वो मैक्स मुलर हो, ऐसे सारे जो अंग्रेजी विद्वान हैं, इन्होंने किस तरह से षड्यंत्र करके हमारे वांग्मय को करप्ट करने की कोशिश की है। और उस पर हम लोगों ने भी किया कि भारत विखंडन के लिए, क्योंकि अभी हम 1947 में आजाद जरूर हो गए हैं, लेकिन
1947 के पहले जिस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान को बांटने की या हमेशा के लिए दबाने का जो षड्यंत्र किया था, जी, वो आज भी जारी है। अलग अलग तरीके से वो प्रचार, उनका प्रचार और दुष्प्रचार जो है वो चलता ही रहता है। देखिए, ये तो बड़ी स्पष्ट बात है तिवारी जी। एक, पहले तो सामने वाले के अंदर हीन भावना भरने की कोशिश की गई कि आप लोग सभ्य जीवन जीने के लायक नहीं हैं और हम आपको इस लायक बनाने के लिए आए हैं, इसलिए आपको हमारे कहे के हिसाब से अपनी जीवन शैली, अपनी आस्था, अपने सोच विचार, अपना व्यवहार, ये सब आपको निर्धारित करना है। और दूसरी एक बड़ी ट्रेजेडी कह लें या विडंबना ये भी रही है कि ये तो अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी या उसके बाद ब्रिटिश सत्ता सीधे शासन करने लगी, लेकिन ऐसे अंग्रेज परस्त या पश्चिमी देशों के परस्त विद्वान भी रहे हैं जो भारतीय रहे हैं भले, लेकिन उनके अंदर भी उसी तरह की एक मानसिकता रही है और उन्होंने इस बात को जस्टिफाई किया, न्यायोचित ठहराने की कोशिश की कि हाँ, हम इस लायक नहीं है, उन्होंने आके हमें लायक बनाया, यानी हमें लोकतंत्र, हमें उन्होंने सिखाया, हमें बौद्धिक जीवन शैली या चिंतन या तार्किक विचारधारा की तरफ उन्होंने हमें जोड़ा, हम लोग तो इस तरह के थे नहीं। अब धीरे धीरे वो चीजें सामने आ रही है कि किस तरह से हमारे साथ ये षड्यंत्र रचा गया और उसको रच के एक चक्रव्यूह में फंसाया गया और इस तरह से हमें एक दौर में इस तरह से साबित करने की कोशिश की गई कि हम बहुत ही पिछड़े हुए हैं, हम असभ्य हैं। अब एक वो हीनता की भावना से ये देश जो है वो बाहर निकल रहा है, बहुत हद तक निकल चुका है, और इसीलिए एक नए सोच, नया विचार और नए ज्ञान का भंडार हम लोग के सामने खुला है। अब ये अगर हम आदिवासी जनजातीय क्रांतिकारियों की बात कर रहे हैं तो ये भी मुझे लगता है कि ये दौर पहली बार इस देश में आया है जब इस तरह से हम विस्तार से जानने लगे हैं, और जानने के साथ साथ हमें श्रद्धा होने लगी है कि अपने हमारे जनजातीय समुदाय के लोग, उन्होंने कितना बलिदान दिया इस देश की स्वतंत्रता और स्वाधीनता के लिए। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं देश के उन जनजातीय क्रांतिवीरों की जिन्होंने बहुत पहले, यानी जो इतिहास के पन्ने जब हम पलटते हैं और कुछ साक्ष्य हमें मिलने शुरू होते हैं, वो दौर 1760-70 के आसपास का था और उसके बाद से लगातार 1947 तक संघर्ष करने वाले हमारे जनजातीय समुदाय के वो वीर क्रांतिकारी जिन्होंने इस देश की स्वाधीनता और आजादी के लिए लगातार लड़ाइयां लड़ी हैं। बहुत सारे नाम हैं, 61 ऐसे आंदोलनों या विद्रोहों या संग्रामों के बारे में तो श्याम तिवारी जी जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं उन्होंने खुद ही इसके बारे में उल्लेख किया और उसके बारे में उन्होंने खुद लिखा भी है। एक संथाल विद्रोह का तिवारी जी बहुत जिक्र होता है, 1855 में जो हुआ था, और उसमें बहुत सारे नाम भी निकल कर आए जो कि ये झारखंड, बंगाल में पुरुलिया, बांकुरा ऐसे जिलों में ये सब बहुत सक्रियता के साथ और बहुत सशक्त विद्रोह के रूप में सामने आया। इसके बारे में कुछ बताएं आप। संथाल विद्रोह पर मैं आता हूँ, पर उसके पहले एक जो मेरी छोटा सा दिलचस्प लेकिन गंभीर जी जो है उसको मैं पहले सामने रखता हूँ कि ये कोई विद्रोह हुआ है 1859 में। 1872 जो ये छत्तीसगढ़ का जी दक्षिणी इलाका है, दक्षिण बस्तर जी। तो आज जनजातियों को हम दोरला और दंडा में माड़िया के रूप में जानते हैं। तो जो वन संपदा को जो नष्ट करने का जो षड्यंत्र शुरू किया था अंग्रेजों ने, तो शायद मेरा मानना है कि दुनिया का सबसे आधुनिक नारा वन संपदा की रक्षा के लिए ये कोई विद्रोह में दिया है। दंडा में माड़िया और दोरला जनजातियों ने वो शाल के जो घने जंगल हैं दक्षिण बस्तर में उसको काटने का और बर्बाद करने का षड्यंत्र इन लोगों ने रचा था, अंग्रेजों ने। तो जो जनजातीय जो योद्धा हैं उन्होंने जो नारा दिया, आप एक पेड़ काटोगे हम एक सर काट देंगे। अच्छा। पेड़ की जो तुलना है वो उन्होंने जो दमनकारी अंग्रेज हैं उनके सिर से ही फिर की और उसको बाकायदा अंजाम भी दिया कि पेड़ की रक्षा के लिए इस तरह का हमने चिपको आंदोलन सुना है सुंदरलाल बहुगुणा जी का, वो भी गतिविधियां हुई हैं, लेकिन इतना वन संपदा से प्रेम या एकाकार होना जो है वो हमारे हिंदुस्तान में और जनजाति समाज के लोग ही कर सकते हैं, ये हुआ है। और अब आप जो बात कर रहे थे वो जी संथाल विद्रोह का जिक्र मैं कर रहा था, उसके बारे में थोड़ा आपसे जानने की उत्सुकता है। तो एक तो खास करके संथाल विद्रोह जो है ये जो बिहार का जो बड़ा हिस्सा है जो बंगाल से लगा हुआ है, पूर्वी बिहार, या तो संथाल विद्रोह भी है, मुंडा विद्रोह भी वहाँ पर है। अच्छा। तो ये जबरदस्त तरीके से हुआ। इसमें कई नाम भी ऐसे क्रांतिवीरों के आते हैं, सिदो, कान्हू, चांद, भैरव, उनकी बहन बल्कि फूलो और झानो मुर्मू, इस तरह के कई नाम हैं क्रांतिकारियों के ऐसे। जी। मुंडा विद्रोह की बात हम करें जी, खासकर बिरसा मुंडा जो भगवान की तरह भी पूजे जाते हैं। बिल्कुल। तो इस पर एक मेरी खुद ही किताब ही है, अच्छा, आदि विद्रोही करके जी। तो उसमें लगभग ये सारे जो 61 आंदोलन हैं उन सब पर ही हमने जिक्र किया है, सारा जितने भी विद्रोह हुए हैं। अच्छा। तो बिरसा विद्रोह जो है खास करके सिंहभूम जो प्राचीन बिहार का वह भूभाग है जो आज झारखंड के रूप में जाना जाता है,
यहाँ भी जो है मैंने ये तो कहानी सबको ज्ञात है कि बिरसा बचपन में मिशनरीज के हवाले हो गए थे। तो कुछ समय के लिए वो मिशनरी के दबाव में उनका धर्म परिवर्तन भी कर दिया गया था बाद में। देखिए ये संदर्भ है, मैंने पढ़ा भी है कि अब होता क्या कि किस तरह से दबाव बनाया जाता है, परिस्थितियां पैदा की जाती हैं कि बिरसा मुंडा जब अपने मेरा ख्याल है मामा के यहाँ रह रहे थे और वहां जब स्कूल में एडमिशन की बात आई तो ये शर्त रखी गई कि वो पहले ईसाई धर्म स्वीकार करेंगे तभी उस स्कूल में उनका प्रवेश हो पाएगा। तो उस समय उस स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया और वहां पढ़ने लगे। लेकिन बाद में जैसे जैसे जागरूकता आती है तो आदमी को समझ में आता है कि ये उसके साथ किस तरह का धोखा हुआ है। और वो तो जब ऐसे वक्त में धर्म परिवर्तन हुआ जबकि वो बेहद छोटे थे, बिल्कुल बालक ही थे जब ये हुआ है सर, जबकि उनकी ना सहमति थी ना कोई विचार था जी, ना कोई उनको जानकारी थी कि हो क्या रहा है। और चूंकि उनके पढ़ने में दिलचस्पी का विषय था तो इसलिए जो भी रहा, लेकिन बाद में जैसी समझ विकसित हुई जी, तो उन्होंने सबसे पहले अपने को धर्म को फिर से बदला। जैसा कि उनके अन्याय के बारे में जब वो जागृत हुए तो कहते हैं कि जो बिरसा के जो कुल देवता है सिंह बोंगा, तो उन्होंने सपने में आकर उनको संघर्ष के लिए प्रेरित किया जी। अब तो बिरसा ने जो है बाकायदा युवाओं का संगठन विकसित किया, लेकिन अंग्रेजों ने खास करके माने ये जो अंग्रेजों के खिलाफ जो इनकी मांगे थी, एक तो खुदकट्टी व्यवस्था फिर से शुरू हो जी, जनजातियों को संरक्षण प्राप्त हो, जमीन छीनने का सिलसिला खत्म हो और जमींदारी प्रथा खत्म हो जी। ये देखिए कि जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए माने नागर समाज ने तो बहुत बाद में शायद बात की होगी, लेकिन जनजाति जो समाज के लोग हैं क्योंकि वो उससे पीड़ित ही थे मैंने अंग्रेजों से और जनजाति अपनी जमींदारों से, तो सबसे पहले उन्होंने जमींदारी प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन छेड़ा जी। और फिर ये भी उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश शासन का कोई कानून हम नहीं मानेंगे, छोटा नागपुर सदियों से हमारा है और तुम इसे आजाद छोड़कर अपने देश लौट जाओ। बिल्कुल। तो जैसे हम इसको यदि हम बहुत बाद में जाएं, लगभग 1942 के आसपास जब महात्मा गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उसके पहले ये जो आधुनिक भाव है, आधुनिक नारा है, ये बिरसा मुंडा जो है ये लगभग 1900 के पहले दे चुके थे जी। तो ये भी बात जो है जिसको रेखांकित किया जाना चाहिए। फिर बिरसा को षड्यंत्र पूर्वक गिरफ्तार भी कर लिया गया और जेल में ही जैसे माना जाता है कि उनको गुप्त रूप से कुछ जहर या जो भी कुछ रहा होगा पहले से उससे उनको देहांत करने का प्रयास किया गया और बाद में उनका देहांत हो भी गया, जेल में देहांत हुआ। बिल्कुल। और दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि उनको विधिवत दाह संस्कार भी उनका संभव नहीं हो पाया। अंग्रेजों ने गोपनीय तरीके से उनके शव को अग्नि के हवाले कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे कि भगत सिंह और उनके साथियों के साथ किया गया था जी जी। लेकिन शरीर के साथ जो भी अंग्रेजों ने किया, लेकिन बिरसा जो है एक आंदोलन के रूप में उस वक्त भी और उसके बाद तक और आज भी हम लोगों को प्रेरित करते हैं और रोमांचित करते हैं कि इस तरह के भी वीर पुरुष वीर योद्धा हमारे समाज में हुए हैं। उन्होंने देखिए एक चीज है तिवारी जी कि उन्होंने हर स्तर पर अपने समुदाय को गाइड किया, यानी उनका मार्गदर्शन किया, उन्हें प्रेरित किया, उन्हें संगठित किया और जीवन के हर पक्ष को उन्होंने प्रभावित किया अपने चिंतन से, अपने विचारों से, अपने कृतित्व से। इसीलिए आज भी उनको भगवान बिरसा मुंडा या धरती आबा कहकर बड़े श्रद्धा भाव से उनका उल्लेख किया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने खुद ही उनका जिक्र किया और पिछले वर्ष राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ या शुरुआत भी 15 नवंबर की तारीख को इसलिए हुआ कि वो उनकी जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है। खैर, जो आपने सिंह भूमि के क्षेत्र की जो झारखंड में अब है उस क्षेत्र के क्रांति की ये जो चर्चा की, वहीं पर मेरा ख्याल है लरका और कोल विद्रोह भी हुआ था और उसके नायक वीर बुधु भगत जिन्होंने इनका नेतृत्व किया था जी जी। ये मेरा ख्याल है 1832 के आसपास की बात है शायद। हाँ जी हाँ, क्योंकि अब ऐसे तो उस पूरे पूर्वांचल में और ऐसे देश भर में ही जैसे धलमूम विद्रोह की मैंने बात की, रोशनाबाद का भी है, संदीप के विद्रोह हैं, फिर हलवा जो ये बस्तर वाला जो क्षेत्र है, चकमा विद्रोह है जी, तो पहाड़िया है, सुबंदिया है, चौवाड़ का है। तो एक लंबा सिलसिला है जो तमाम जगह देश में चलता रहा। कोलियों का विद्रोह है, तो जैसे वो रानी चेन्नम्मा का जो है कित्तूर की रानी, उनके साथ जो काम माने संघर्ष करने वाले लोग हैं वो सब जनजाति समाज के लोग थे। पागलपंथी विद्रोह जो है, खामोशी विद्रोह जो है, या गदाधर सिंह है, खसिया विद्रोह है, अपना जनजाति का है, कुमार रूपचंद का विद्रोह है, सिंगफो वाला विद्रोह है। तो ऐसे लंबी सूची है कि हम बोलते बोलते हम थक जाएंगे। बिल्कुल सच बात है। देखिए दक्षिण भारत में ये रंपा आंदोलन का जिक्र होता है तो पूर्वी गोदावरी जो है विशाखापट्टनम और मद्रास के इलाकों की तरफ, वहाँ अल्लूरी सीतारमण राजू का नाम बड़े श्रद्धा भाव से लिया जाता है। 1882 की बात है ये।
और इसी तरह से 1884 के आसपास लगभग उसी साल 28 फरवरी को जेल में जिन्होंने अंतिम सांस ली थी, ऐसे वीर क्रांतिकारी सुरेंद्र साय का जिक्र हमने पढ़ा। संबलपुर के रहने वाले थे, संबलपुर जिले में। और उड़ीसा। जी हाँ हाँ। और इन्होंने जहां इनको गिरफ्तार किया गया था 1857 में, हजारों ऐसे आदिवासी क्रांतिवीरों ने वहां हमला करके जेल पर 32 साथियों को छुड़ाया था। ये भी उसमें शामिल थे जिनको छुड़ाया था। तो ये संगठित तौर पर अपने अपने क्षेत्र में भले वो छोटा दायरा रहा हो, लेकिन लगातार ये लोग लड़ते रहे हैं। इसी तरह से देखिए, एक जिक्र और भी आता है तिवारी जी, जो अकेले ऐसे मतलब आदिवासी लड़ाका योद्धा जिनको माना जाता है, भीमा नायक, जो कालापानी में जिन्हें भेजा था अंग्रेजों ने सजा के तौर पर। तो उन्होंने भी 1840 से 1864। ये तो मध्य प्रदेश से इनका गहरा संबंध है जी। तो भीमा नायक हैं, तो टंटिया भील हैं, टंटिया मामा हैं। हाँ। वो टंटिया मामा के बारे में जो माना जाता है कि उन्होंने बहुत सारे, हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं शब्द का, धावे बोले हैं अंग्रेजों के खिलाफ जी। वो उनके जो पक्षधर जो राजा रहे हैं, चाहे वो होलकर रहे हों या दूसरे, तो लगभग वो खंडवा के आसपास से उनका जो कार्यक्षेत्र है वो जबलपुर तक रहा है जी। बाद में वो फिर गिरफ्तार भी हुए और उस पर हमने एक विस्तार से उनके जो कोर्ट केस चला उसके बारे में छापा है जी। तीसरा भीमा नायक के जो विषय है, तो भीमा नायक हो या टंटिया के जो लोग हैं, भील भिला विद्रोह जो है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में और महाराष्ट्र में, ये चार इनके भील समुदाय के जो जनजाति समाज के जो लोग हैं, उनकी सक्रियता यहाँ रही है। और मध्य प्रदेश के स्वाधीनता संग्राम में जो भागीदारी है उसमें तो इनका जबरदस्त भूमिका है। ये जो इंदौर से आगे एक जगह भी है, देखिए वो नाम मैं भूल रहा हूँ, पातालकोट बोल रहे हैं आप? पातालकोट, हाँ। वहाँ समाधि भी है, पाताल पानी। वहाँ पर एक झरना भी है, बहुत गहराई तक वो जाता है और पहाड़ी है, और वहीं पर तात्या की समाधि भी है। और ये मान्यता है और बड़ी रोचक बात है, मैं वहाँ जाकर मैंने देखा भी है कि वहाँ से जो रेलवे लाइन निकलती है तो वहाँ ट्रेन रुकती है और रुककर एक तरह से ये प्रतीक होता है कि उस समाधि को एक नमन करने वाली भाव के साथ रुकती है और फिर आगे जाती है। तो स्थानीय स्तर पर ये चीज़ें लोगों में रही है, श्रद्धा भाव रहा है। लेकिन तिवारी जी, एक चीज़ है कि जब आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसकी शुरुआत की थी 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद से। इस दौर में इसी बात से प्रेरित होकर हमने बहुत सारे ऐसे जो अनजान क्रांतिवीर हैं या हमारे जनजातीय समुदाय के खास तौर पर जिन्होंने सोचिए कितने पहले से संघर्ष करना शुरू कर दिया था, तो उनके बारे में जानने के लिए एक प्रेरणा मिली, जानना शुरू किया, बहुत कुछ जाना। लेकिन अभी भी मुझे लगता है बहुत कुछ बाकी है जानना, और जानना ज़रूर चाहिए क्योंकि ये हमारा दायित्व भी है, क्योंकि जिनकी वजह से हमें आज ये दिन देखने को मिल रहा है, उनके प्रति हमें श्रद्धा भाव रखने के लिए उनके बारे में जानना ज़रूरी है। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111। आज इस कार्यक्रम में हम जनजातीय क्रांतिवीरों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। संदर्भ मन की बात ही है, क्योंकि मन की बात में प्रधानमंत्री महोदय ने जिक्र किया भगवान बिरसा मुंडा का जिक्र किया, उन्होंने जिक्र किया मानगढ़ की उस पहाड़ी पर हमारे आदिवासी समुदाय के उस बलिदान की, जिसका जिक्र जलियांवाला बाग की तरह ही किया जाता है, क्योंकि एक सामूहिक नरसंहार उस पहाड़ी पर अंग्रेजी फौज के माध्यम से किया गया था। तो उसके बारे में आइए जानने की कोशिश करते हैं। आज श्रीराम तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन के जरिए, भोपाल से, मध्य प्रदेश से सीधे हमारे साथ हैं वो, चूंकि इस क्षेत्र में उनका बहुत योगदान है, बहुत सारा काम है, एक लेखक के रूप में, संपादक के रूप में, संस्कृति कर्मी के रूप में, आजकल महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक के रूप में आप कार्यरत हैं। तिवारी जी, सीधे आपसे बस अब ये जानने की उत्सुकता है कि मानगढ़ की पहाड़ी का वो प्रसंग क्या है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री महोदय ने किया। विस्तार से थोड़ा आपसे जानेंगे हम इसके बारे में। मानगढ़ भील आदिवासियों का जो विद्रोह है, जो गोविंद गुरु एक बड़े गुरु रहे हैं और जनजाति समाज को प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं जी, उनके नेतृत्व में जो भील आदिवासियों का जो संघर्ष है वो जारी था। और जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं, आप जिक्र कर रहे हैं मानगढ़ धाम, तो 17 नवंबर 1913 में, ये मतलब जलियांवाला बाग से लगभग 6 साल पहले ये घटना है। और यहाँ पर कम से कम 1500 भील जनजाति समाज के जो लोग हैं, इन लोगों का इस तरह शहादत हुई, बड़ा बलिदान हुआ है। और ये जो मानगढ़ जो जगह है ये राजस्थान में है और मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। अच्छा।
तो ये बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ आता है। तो ये एक्चुअली पूरा एक पहाड़ी श्रृंखला है जो इन प्रदेशों में भी होकर निकलती है। लेकिन एक चीज बताएं कि ये जो उस पहाड़ी पर एकत्रित हुए और वहां अंग्रेजी फौज ने चारों तरफ से घेर कर उनको गोलीबारी करके मारा था, वो क्या आंदोलन का वो जो पड़ाव है वो क्या था, किस रूप में था? जिनका मैंने जिक्र किया गोविंद गुरु जी, तो वो खुद तो स्वयं बंजारा समाज के थे, लंबाड़ा समुदाय कहलाता है जी, उनसे वो जुड़े हुए थे। लेकिन उनका पूरा जीवन जो है वो भील जनजातीय समाज के लिए समर्पित रहा और गोविंद गुरु खुद भी जो हैं अहिंसक आंदोलन के पक्षधर थे। तो आंदोलन वो कर रहे थे और जिसके कारण हिंसा या दमन जो है अंग्रेजों ने बुरी तरह से किया और वो लगभग 1500 जो जनजातीय समाज के लोग हैं उनकी हत्या ही मैं कहना चाहूंगा वो की गई है, एक बात। दूसरा ये था कि बांसवाड़ा जिले में जो ये जगह है तो अंग्रेजी सरकार ने गोविंद गुरु और उनके जो भील समुदाय के जो लोग हैं उनको पहाड़ी छोड़ने के आदेश दिए थे, मानगढ़ धाम वाले। अच्छा। लेकिन गोविंद गुरु और उनके साथी जो है वो अपनी मांग पर अड़े रहे। मांग उनकी अहिंसक थी और आंदोलन के रूप में थी, जिस पर अंग्रेजी शासन ने जो अंग्रेजों की ओर से कर्नल शटन ने वनवासियों पर गोलीबारी के आदेश दिए। जिस तरह से सैंडर्स ने जलियांवाला बाग में कत्लेआम मचाया, इसी तरह से कर्नल शटन इस बात का जिम्मेदार हैं कि जिन्होंने निरपराध वनवासियों की हत्याएं करवाई। तो लगभग 1500 जो ये भील समुदाय के लोग वहाँ कम से कम 1500 हाँ पहाड़ी पर थे, उनका सिर्फ ये अपने भाव के अभिव्यक्ति इस रूप में वो करना चाहते थे कि हमारा क्षेत्र है और हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जी जी। लेकिन ये जबरदस्ती वहाँ से इनको हटाने के लिए और जिस तरह के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया आधुनिक से आधुनिक, बहुत सारे इतिहासकारों ने इसके बारे में लिखा भी है तिवारी जी। एक तो प्रसंग एक जगह उल्लेख ऐसा मिलता है, मैंने पढ़ा उसके बारे में, कि कहते कि खच्चर की गाड़ी पर वो बड़ी बड़ी बंदूकें, मुझे लगता है वो तोप रही होंगी शायद, जिनको वहां के गांव के लोग उस समय बंदूकें बड़ी बड़ी मानते होंगे, तो वो ले जाकर उस ऊपर चढ़ाकर उसको गोले में घुमाते हुए उससे फायरिंग की जाती थी ताकि चारों तरफ जहां जहां लोग हैं वो सीधे उसकी चपेट में आए और वो मारे जाएं। तो इतनी क्रूरता और इतनी निर्दयता से दमन करने की कोशिश की थी अंग्रेजी सत्ता ने उस आंदोलन की। क्योंकि जो विवरण मिलता है कि गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील आदिवासी एकजुट हुए और बदलाव की राह पर अग्रसर। 7 दिसंबर 1908 को संप सभा का वार्षिक अधिवेशन मानगढ़ के पास में आनंदपुरी के समीप मानगढ़ धाम में आयोजित हुआ। अच्छा। जिसमें हजारों की संख्या में जनजातीय समाज के लोग शामिल थे। फिर जो गुजरात है, मतलब ये जो समय है, गुजरात बम्बई राज्य के अधीन था उस वक्त, और बम्बई राज्य के सेना अधिकारी अंग्रेजी सेना लेकर 10 नवंबर 1913 को पहाड़ी पर पहुंच गए। सशस्त्र भीलों ने बलपूर्वक आयुक्त सहित सेना को वापस भेज दिया और सेना पहाड़ी से थोड़ी दूर पर ठहर गई। फिर जो आप जो बोल रहे हैं, तो उस दिन 12 नवंबर 1913 को एक भील प्रतिनिधि पहाड़ी के नीचे उतरा और उसने भीलों का मांग पत्र जो है सेना के मुखिया को सौंपा। अच्छा। लेकिन अंग्रेज जो मुखिया है जनरल कर्टन, उनने उस बात को न स्वीकार किया न उसका सम्मान किया। तो समझौता न होने के कारण डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो रजवाड़े हैं उन्होंने अहमदाबाद के कमिश्नर को सूचित किया कि अगर जल्द ही संप सभा को भीलों का दमन नहीं किया गया तो उनकी रियासत लूटकर भील जो लोग हैं वो अपनी रियासत खड़ी कर लेंगे और अंग्रेजों की मुश्किल बढ़ जाएगी। तो इस कारण से अंग्रेज सतर्क हो गए और उन्होंने भीलवाड़ा की मांग से वो अवगत थे भी सही, तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए मेवाड़ छावनी से सेना बुला ली और यह सेना 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहुंची और पहुंचते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। और जो आप बता रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने गोले जो चारों ओर मार कर रहे थे उसका उन्होंने उपयोग किया जी। एक के बाद एक लगभग 1500 लाशें वहां गिरी। गोविंद गुरु के पांव में भी गोली लगी, वे वहीं गिर गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चला और उन्हें भी फांसी की सजा सुनाई गई, पर बाद में फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। वो बेहद सज्जन आदमी थे, तो 1923 में उनको रिहा भी कर दिया गया। रिहा होने के बाद भी वो अपने सक्रिय थे और 1931 में का देहांत हो गया। अच्छा। तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो है या दुखद जो पहलू है कि मानगढ़ की पहाड़ियां भील जनजाति समाज के लोगों की हत्याओं का साक्षी है और आज भी वो हमको दुखी करता है, चिंता में डालता है। पर ये जरूरी है तिवारी जी कि जो भी आज की पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ियां हो, इन बलिदानों के बारे में जाने। और प्रधानमंत्री जी ने इस बात का उल्लेख भी किया है कि इसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित करते हुए इसका उस रूप में निर्माण भी होना चाहिए, ताकि जो भी हमारी ये विरासत है इस तरह के बलिदान की, उससे जुड़ी जानकारियों को संरक्षित किया जा सके। बल्कि मुझे याद है जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने वहाँ गोविंद गुरु जी के नाम पर एक बोटेनिकल गार्डन का उद्घाटन किया था, जो गुजरात में क्षेत्र पड़ता है। उस हिस्से में उन्होंने एक खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में बोटेनिकल गार्डन का उद्घाटन किया था। कोशिश ये
यही थी, उसके पीछे का विजन यही था कि जब लोग घूमने आए तो कम से कम इस बहाने ऐसे इतिहास के पन्नों को पलटें, उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में जानें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ तो आज भी मैंने कुछ लोकगीतों को मैं ऐसे ही सरसरे तौर पर देख रहा था, तो मुझे एक लोकगीत उसी दौर का, ये मानगढ़ से जुड़ा हुआ ही है कि ओ भुरेतिया नई मानूरे नई मानूरे। अब ये कब से चला आ रहा होगा वहां की लोक संगीत की परंपरा में मालूम नहीं, लेकिन इसका भाव है कि ओ अंग्रेजों, हम नहीं झुकेंगे तुम्हारे सामने। ये उसी प्रसंग के पर आधारित ये लोकगीत है जो आज भी लोकप्रिय भी है, गाया भी जाता है और लोगों को इससे बड़ी प्रेरणा भी मिलती है। जी जी। तो ये कुल मिला जुला कर बहुत असंख्य से इसके उदाहरण हैं हमारे जनजातीय समुदाय के, उन क्रांति वीरों के, उनके शौर्य के, उनके वीरता की गाथाओं के, जो हम सबको प्रेरित करते रहे हैं। लेकिन और भी ज्यादा उसके बारे में विस्तार से हम सबको जानने की कोशिश करनी चाहिए। श्रीराम तिवारी जी, आज आपने हमारे लिए समय निकाला और हमसे बातचीत की, अपना अनुभव भी, अपना ज्ञान भी, और इस क्षेत्र में जो आपने काम किया उसके बारे में भी आपने हमारे साथ चीजें साझा की हैं। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे। आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया और जनजातीय समाज के प्रति एक श्रद्धांजलि के रूप में जी मैं अपनी बात रख पाया। आपका आभार, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो श्रोताओं, ये थे श्रीराम तिवारी जी, मध्य प्रदेश से, भोपाल से फोनलाइन के जरिए हमसे जुड़े हुए थे। एक बहुत ही प्रतिष्ठित लेखक, संपादक और सांस्कृतिक कर्मी के रूप में उनकी पहचान है। 15 नवंबर की तारीख जब हम राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे, उस संदर्भ में ये सारी चर्चाएं हुई हैं और इसकी प्रेरणा जो है हमको मिली माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात से। मुझे लगता है कि एक कार्यक्रम में सीमित समय में उन सारी जानकारियों को तो समेटना असंभव सी बात है, लेकिन अपने अपने स्तर पर हम जरूर कोशिश कर सकते हैं। आजकल हमारे पास जानने के लिए, यानी सूचनाओं के लिए, ज्ञान के लिए ऐसे अनेक प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसे अनेक मंच हैं जहां से आप घर बैठे अपनी ही जगह से इन सारी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। करिएगा जरूर, क्योंकि ये हमारे इतिहास की विरासत है, थाती है। हमें गर्व है अपने इस तरह के इतिहास पर जहां शौर्य की, वीरता की, बलिदान की ऐसी अनंत गाथाएं हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे विदा लेता हूं। जैनेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।